हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है टाइम सेवर कोर्स में, जहां पर हम देख रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिक का लेक्चर नंबर 2। तो भाई लेक्चर नंबर 1 में हमने अभी तक डिस्कस किया था कि वहां पर हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, वहां पर द्विक्रियण क्या होते हैं, संकुल कैसे बनते हैं, संकुल के प्रकार का भी हमने अध्ययन कर लिया था। वहां पर हमने देखा था कि समांगीय प्रकार के, विषमांगीय प्रकार के जो लिगेंड्स के हमने आधार पर डिवाइड किया था, इन सबका हमने अध्ययन किया था। साथ में हमने पूर्ण अपूर्ण संकुल के बारे में भी अध्ययन किया था। तो बच्चों वर्णन ने काफ़ी मेहनत करी संकुलों के बारे में डिस्कशन करने के लिए, इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए। तो बजी अब आगे हम बात करें बच्चों कि यहाँ पर वर्णन हमसे कह रहा है कि आपको जब ये चैप्टर प्रारंभ करते हैं संकुल यौगिक के बारे में, आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर मतलब जो शब्दावली होगी उसको आपको काम में लेना है, क्योंकि उन शब्दों का हम यहाँ पर इस चैप्टर में बार बार उपयोग करते रहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका हम संकुल यौगिक वाले इस अध्याय में बार बार हम उसका रिपीटेशन करेंगे, पुनरावृत्ति करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं संकुल यौगिक में हमें कुछ शब्द यहाँ पर याद रखने होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो नोट किया हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द या टर्म। मुख्य शब्द की हम बात करें यहाँ पर जो मुझे संकुल यौगिक में यह हमेशा याद रखने हैं। बच्चों जब भी हम संकुल यौगिक को लिखते हैं तो संकुल जहां भी बनता है उसको हम एक बड़े से बॉक्स में पैक करके नोट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा, हमारे पास में है पोटेशियम फेरोसाइनाइड FeCN6, जो संकुल है वो बॉक्स में पैक हो, हमने नोट कर दिया, पैक करके उसको नोट किया हुआ है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, जैसे हम संकुल के अंदर प्रवेश करेंगे, इस डिब्बे के अंदर प्रवेश करते हैं तो मुझे सबसे पहले दिखता है वहां पर धातु आयन दिखता है। ये धातु आयन चारों तरफ से लिगेंड से घिरा रहता है। ओके, तो भाई लिगेंड से घिरा रहेगा तो ये होगा बीच में होगा, सेंटर में होगा, इसलिए बच्चों उसको हमने नाम दिया है ये धातु आयन है। ये कैसा होता है, बीच में घिरा होता है लिगेंड्स के चारों तरफ से, इसे इसको बोलते हैं बच्चों हम केंद्रीय धातु परमाणु, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो नोट किया हमने यहाँ पर, हमें याद रखना होगा पहला शब्द यहाँ पर कि यहाँ पर बॉक्स के अंदर जैसे हम एंट्री करेंगे तो हमें यहाँ पर जो भी धातु आयन दिखेगा उसको बोलते हैं बच्चों क्या, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, उसको हम बोल सकते हैं केंद्रीय धातु आयन। यदि इस पर आवेश है तो आप आयन बोलेंगे, यदि आवेश नहीं है तो आप यहाँ पर इसको परमाणु भी कह सकते हैं। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन या एटम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम उसको कह सकते हैं। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सेंट्रल मेटल आयन या फिर हम इसको एटम कहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे CMI। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो हमें CMI दिखेगा, यदि ये आयन के रूप में है, यदि ये आयन के रूप में है तो इस पर आवेश हो सकता है बच्चों क्या, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। और यदि परमाणु के रूप में है तो ये इस पर आवेश का मान मुझे 0 भी दिखाई दे सकता है। तो याद रखेंगे जो हमारे पास में CMI होगा, इस पर जो आवेश का मान होगा, जो आवेश होगा इस पर, वो क्या होगा, वो हो सकता है मुख्य रूप से आपको मिलेगा पॉजिटिव, या फिर आपको मिल सकता है नेगेटिव, या आपको मिल सकता है ये उदासीन। ओके, तो ये तीनों प्रकार के आवेश यहाँ पर रखेगा। आवेश 2 प्रकार का है, उदासीन भी हो सकता है। मुख्य रूप से हमें मैक्सिमम संकुलों के अंदर बच्चों ये धनात्मक प्रवृत्ति में हमें दिखाई देता है। इसका काम क्या है, इसका काम बच्चों ये है कि जो पास पे लिगेंड बैठा हुआ है CN, इसके ये लोन पे को ग्रहण करता है, ठीक है, और उपसंयोजक बंध बनाता है। तो क्या काम होगा उसका कि जो धातु आयन है जिसको हम CMI कहेंगे, ये लिगेंड से लोन पेयर को ग्रहण करेगा। वो क्या करेगा बच्चों, वहां पर ये उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है। और जो बच्चों लोन पेयर को, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उनको लुईस क्या बोलता है, लुईस अम्ल कहा जाता है। लुईस के कारण को लुईस अम्ल कहा था। तो हम बोल सकते हैं इसका काम क्या है, ये तो हो गया इसका पॉइंट। नेक्स्ट पर हमने लिखा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि CMI सेंट्रल मेटल आयन या धातु परमाणु जो भी होगा आपके पास में, यह लिगेंड्स
से लोन पेयर ग्रहण करता है। ठीक है, और जो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं, अतः यह लुईस क्या है, ये अम्ल है। तो उसको बच्चों यहां पर लुईस अम्ल नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बात है, ये तो हुआ सीएमआई के बारे में, आवेश हमने बता दिया आपको यहां पर। नेक्स्ट नंबर बात है बच्चों, इस सीएमआई के पास में जस्ट पास आप देखेंगे यहां पर इस प्रकार से जो स्पीशीज दिखाई देगी, इसे हम बोलते हैं लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो लिगेंड्स होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, जो लोन पे दे सकते हैं सीएमआई को, वो लिगेंड्स कहलाते हैं। तो हमने नोट किया, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्या, हमें यहाँ पर दिखाई देता है नेक्स्ट नंबर का जो टर्म होगा, शब्द होगा लिगेंड्स। तो नोट किया हमने यहाँ पर, हिंदी में भी हमें ये याद रखना है, इंग्लिश में भी हमें ये याद रखना है। ओके, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, लिगेंड्स शब्द कहते हैं। लिगेंड्स की प्रवृत्ति क्या है कि बच्चों ये सामान्यतया अपने लोन पेयर सांजित करेगा धातु आयन के साथ में, या धातु आयन को ये अपने लोन पेयर देता है। ठीक है, तो हमने नोट किया यह अपने लोन पेयर को सांजित करता है, लोन पेयर को धातु आयन के साथ सांजित करता है। ओके, और सांजित करेगा इसलिए कहलाएगा बच्चों क्या, लिगेंड्स कहलाता है। ठीक है, या दान करता है, ये भी आप बोल सकते हैं बच्चों। यहां पर ये साझा कर रहा है, लोन पे अपना दे रहा है धातु आयन को, इसलिए लुईस ने इसको नाम दिया क्या, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर, इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो लुईस क्षारीय प्रवृत्ति होती है। अतः यह सामान्यतया लुईस क्षार होते हैं, ओके, तो ये हो गया अपने पास में कि इसको हमने लुईस क्षार के नाम से जाना। तो जब हम आवेश की बात करें तो इन लिगेंड्स के ऊपर आवेश माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, और यहाँ पे उदासीन भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आवेश के साथ साथ आपको वहां पर देखना होगा कि कम से कम उसके पास एक लोन पेयर तो होना ही जरूरी है। तो यहाँ पर नोट किया हमने, आवेश, इन पर बात करें आवेश की, आवेश कितना होता है, इन पर हो सकता है माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और यहाँ पे ये उदासीन भी हो सकता है। इनके ऊपर आवेश कुछ भी हो, पर कम से कम एक लोन पेयर तो इनके पास होना जरूरी है। तो ये हुआ बच्चों लिगेंड्स के बारे में। तो लिगेंड्स जब भी हम बोलेंगे आप समझ जाएंगे कि हम ऐसी प्रजाति की बात कर रहे हैं जो लोन पे देता है, किसको, धातु आयन को लोन पेयर दे रहा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट में बात है बच्चों, नेक्स्ट नंबर की हम शब्दावली की बात करें, नेक्स्ट नंबर के शब्द की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मुझे यहां से यहां तक का जो एरिया है, यहां से यहां तक का जो एरिया है, इसको भी हम एक नाम दे सकते हैं। यहां से यहां तक के एरिया को हमने एक नाम दिया, इसको बोलते हैं बच्चों समन्वय परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, समन्वय परिसर। समन्वय परिसर इसको हम कह रहे हैं यहां पर। अब समन्वय परिसर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर के नाम से जानते हैं। अब ये परिसर यानी एक ऐसा एरिया है जहां पर धातु आयन और लिगेंड्स के मध्य क्या होता है बच्चों, उप सहसंयोजक बंध बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर धातु आयन और लिगेंड्स परस्पर उप सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं या बंधित रहते हैं, उस एरिया को मैं बोलता हूं समन्वय परिसर। ठीक है, तो नोट किया हमने यहां पर, ऐसा परिसर या ऐसा क्षेत्र जहां धातु आयन व लिगेंड्स परस्पर उप सह संयोजक बंध से
जुड़े रहते हैं। कहने का मीनिंग हुआ वह स्थान जहां पर लिगेंड्स और धातु आयन साथ साथ रहते हैं उसे हम समन्वय परिसर बोल देंगे। बच्चों इस परिसर पर जो आवेश की हम बात करें यहां पर, तो इस पर देखिए आवेश क्या हो सकता है। जब हम इस पर आवेश की बात करें तो इस परिसर पर जो आवेश है, यहां पर हम आवेश की बात कर रहे हैं, इस पर आवेश का मान आ सकता है नेगेटिव, या आ सकता है पॉजिटिव, या आ सकता है उदासीन। ठीक है, तीनों प्रकार के यहां पर हमें आवेश दिखाई दे सकते हैं। तीनों प्रकार से, दो प्रकार के आवेश है, उदासीन तो कोई आवेश होता नहीं है। तो यहां पर हमें तीनों प्रकार किससे दिखाई दे सकता है, ये माइनस भी है, प्लस भी है, या फिर उदासीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों, यहां पर हमने शब्दावली को पूरा किया। नेक्स्ट नंबर की शब्दावली पे आते हैं कि आपके पास जो संकुल आयन दे रखा है, यदि इसके आगे या पीछे कोई सिंपल सा आयन है या साधारण सा आयन है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं बच्चों का आयनन परिसर बोलते हैं। जैसे कि मैं यहां देख रहा हूं कि हमारे पास संकुल है, इस संकुल के बाएं भाग में मुझे 4K+ दिखाई दे रहे हैं, 4K+ दिखाई दे रहे हैं। इसका मीनिंग हुआ कि इस परिसर के बाहर वाला भाग, इस परिसर के बाहर वाला भाग जहां पर सिंपल आयन उपस्थित होते हैं उसे हम आयनन परिसर कहते हैं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि हमें ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर ये वाला भाग, इसे बोलते हैं बच्चों क्या हम आयनन परिसर कहेंगे, आयनन परिसर। ठीक है, इसको हमने बोला यहां पर आयनन परिसर बोला। आयनन परिसर को कहा क्योंकि जब मैं इसको जल में डालता हूं तो ये वाला आयन, तो डिब्बे वाला आयन और 4K+ आयन यहां से आयनीकृत हो जाते हैं जल के अंदर। सिंपल आयन अलग हो जाते हैं, संकुल वाला आयन पूरा पूरा अलग हो जाता है। तो हमने नोट किया यहां से, या समन्वय परिसर, समन्वय परिसर या क्षेत्र के बाहर वाला क्षेत्र जहां से साधारण आयन आसानी से जल में आयनीकृत हो जाते हैं। यह हम बोल सकते हैं कि समन्वय परिसर के आवेश को बैलेंस करने के लिए जो हम बाहर साधारण सा आवेश लगाते हैं, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उसे बच्चों में क्या बोलते हैं, आयनन परिसर भी कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर मुख्य रूप से बात करी। यहाँ पर हमने देखा नंबर 1 पर हमारे पास था केंद्रीय धातु आयन CMI। तो हम यहाँ पर बार बार शब्द का यूज करेंगे कि संकुल में CMI बताइए, इस पर आवेश बताइए, तो आप याद रखेंगे CMI किसे कहते हैं हम। नेक्स्ट हमने देखा लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड्स किसे कहा जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर नोट किया, किसको नोट किया भाई, समन्वय परिसर को नोट किया कि वह एरिया जहाँ पर लिगेंड और CMI साथ साथ रहते हैं। और हमने देखा यहाँ पर आयनन परिसर कि समन्वय परिसर के बाहर वाला एरिया जहाँ पर सिंपल आयन हमें मिलते हैं और जो जल में आसानी से आयनीकृत हो जाते हैं। तो इन शब्दों का आप इस चैप्टर में कई बार उपयोग करेंगे, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। बीच बीच में बच्चों यहाँ पर हम कई बार यूज करेंगे एक नए शब्द का जिसका नाम होगा उप सहसंयोजक संख्या। उप सहसंयोजक संख्या की हम बात करेंगे यहाँ पर। अब ये संख्या कौन सी होती है, देखिए यहाँ पर उप सहसंयोजक संख्या। बच्चों वह संख्या, ये हमें संख्या तलाश करनी है, वह संख्या कौन सी संख्या, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें धातु आयन जो CMI है और जो लिगेंड्स है उन सबके मध्य कुल कितने उप सहसंयोजक बंध बनते हैं वही संख्या कहलाती है, उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि कुल उप सहसंयोजक बंध की संख्या जो धातु आयन और लिगेंड्स के मध्य उपस्थित होती है उसे क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसर्जक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर नोट किया हमने, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको हम बोलेंगे CN। ओके, हमने इसको परिभाषित किया सेंट्रल मेटल आयन, इसको बोलते हैं हम केंद्रीय धातु आयन, एवं लिगेंड्स, चाहे वो एक हो चाहे वो बहुत सारे हो। ठीक है, तो धातु आयन वो लिगेंड्स
के मध्य उपस्थित कुल उप सहसंयोजक बंद की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। याद रखेंगे बच्चों, यहां हम केवल सिग्मा बंध को ही जोड़ेंगे, को ही काम में लेते हैं। ओके, इसका ध्यान रखेंगे। कहीं पाई बंध से भी आपको दिखता है बंध लिगेंड और किसके सीएमआई के बीच में, तो पाई बंध को आपको जोड़ना नहीं है, आपको बस वहां पे क्या करना है बच्चों, सिग्मा बंध को ही जोड़ना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे कि यदि किसी लिगेंड्स के अंदर पहले से ही, जैसे हमने नोट किया NC, ये अपने पास एक लिगेंड है, ठीक है, यहां पर हमने इस प्रकार से बंध बना रखा है। ये लिगेंड है बच्चों, इसका नाम है आइसोसाइनाइड, इसका नाम हुआ। यदि ये लिगेंड धातु आयन, हमने कोई भी एक धातु आयन लिया, जैसे हमने लिया धातु आयन M+ लिया, और यदि ये धातु आयन को लोन पे दे रहा है, ठीक है, एक इधर से आ रहा है, मान लेते हैं एक और अपने पास में स्टेप्स है, इधर से ऐड कर देते हैं हम, 2 अपने पास में है। ओके, तो भाई ऐप को ध्यान रखना होगा कि यहां पर C और N और N और C, मतलब N और C के बीच में उप सहसंयोजक बंध है। हमने परिभाषा में क्या लिखा है, CMI और लिगेंड्स। तो CMI लिगेंड्स के बीच देखो कितने बंध बने हुए हैं, एक और ये दूसरा, तो यहां पर 2 बंध बन रहे हैं। इसलिए इस धातु आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा या उप सहसंयोजक जो संख्या होगी वो मात्र 2 होगी। ऐसा ना करें कि सर ये भी तो है, वो लिगेंड में है। हमें कहां देखना है, हमें देखना है धातु आयन और लिगेंड के बीच में, तो आप इसको जोड़ेंगे नहीं, ना इसको जोड़ेंगे ना इसको जोड़ेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी, यहां पर 2 मिलेगी मुझे धातु आयन की, ना कि 4। ठीक है, 4 आपको यहां पर नहीं बतानी है। तो यहां पर बच्चों इस प्रकार से यहां पर हम काफी सारे पॉइंट को पढ़ चुके हैं। यहां पर मुख्य रूप से हमें CMI के बारे में ध्यान रखना है, लिगेंड्स के बारे में ध्यान रखना है, समन्वय परिसर के बारे में ध्यान रखना है, आयनन परिसर के बारे में ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारे काफी काम आने वाला है, इसका विशेष ध्यान रखना है कि कितने बंध बने हुए हैं लिगेंड्स के बीच में और CMI के मध्य में। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ मुख्य शब्दावली थी, इनका आपको इस चैप्टर में कई बार उपयोग में लेना होगा, तो इसका आप ध्यान रखें, इनके परिभाषा को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में मुख्य जो काम होगा वो काम होगा बच्चों किसका, लिगेंड्स का। कि भाई लिगेंड्स क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया, लेकिन लिगेंड्स के प्रकार हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर अब, कि लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं और किस लिगेंड में कितनी पावर होती है, वो कितने लोन पे दे सकता है, कितने नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिगेंड्स के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काफी कुछ पढ़ा, अब हम आते हैं लिगेंड्स के प्रकार पर। लिगेंड्स के प्रकार हमारे पास में काफी सारे हैं, करीबन हम 5 प्रकार के लिगेंड पढ़ने वाले हैं। 5 आधार पर इसको हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे लिगेंड्स को। लिगेंड्स जो भी हम लिखने वाले हैं, इनका सूत्र, इन पर आवेश और ये कितने लोन पे दे सकते हैं, ये आपको यहां पर याद होना चाहिए। तो हम अपनी कॉपी में हेडिंग नोट करते हैं अब लिगेंड्स के प्रकार। तो लिगेंड्स को हमने इस चैप्टर में काफी आधार पर विभाजित किया है, जहां पर मैं सबसे पहले नोट करता हूं आवेश के आधार पर। तो आप अपनी कॉपी में पहले हेडिंग नोट करेंगे लिगेंड्स के प्रकार में, लिगेंड्स के प्रकार।
पहला आधार हमने देखा, पहला आधार क्या है, फर्स्ट आधार हमने यहां पर लिया आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर बच्चों जो हमारे पास लिगेंड से जो लोन पे दे सकता है सीएमआई को, उस पर आवेश हो सकता है कैसा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या फिर वो उदासीन भी हो सकता है। तो आवेश के आधार पर बच्चों उसको हमने 3 भागों में यहां पर विभाजित किया है। नंबर 1 पे देखते हैं, यहां पर हम नेगेटिव आवेश वाले, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव आवेश वाले, और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उदासीन लिगेंड। तो आवेश के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है, माइनस, प्लस और न्यूट्रल, उदासीन इसको हमने बोल दिया। नेक्स्ट दूसरा प्रकार बच्चों यहां पर हम देखेंगे अभी, जो होगा दंतुकता के आधार पर। किसके आधार पर, दंतुकता के आधार पर। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि सर दंतुकता क्या होती है। दंतुकता को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंटिसिटी, ठीक है, डेंटिसिटी के नाम से इसको हम जानते हैं। अब बच्चों दंतुकता का परिभाषा पहले हमें बतानी होगी, उसके बाद इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। दंतुकता क्या होती है बच्चों, कि आपके पास में कोई लिगेंड है, ठीक है, कोई भी एक लिगेंड आपने लिया, वो लिगेंड सीएमआई को कितने लोन पेयर दे सकता है, क्या 1 दे सकता है, क्या 2 दे सकता है, क्या 3 दे सकता है, क्या 4 दे सकता है, वो कितने लोन पे दे सकता है सीएमआई को, उस कैपेसिटी को बोलता हूं मैं दंतुकता, ठीक है। तो कोई भी एक लिगेंड है, उसके पास कितनी पावर है, वो कितने लोन पे उसको दे सकता है, उसे बोलेंगे हम दंतुकता, बोलेंगे लिगेंड की। तो हमने नोट किया लिगेंड्स द्वारा सीएमआई, ठीक है, ऐसे लगाना, एक वचन में बात करें, कोई भी लिगेंड आपने लिया, लिगेंड द्वारा सीएमआई को दिए गए कुल लोन पेयर की संख्या, एक काम करेंगे, आप लिख देंगे यहां पर किसी भी एक लिगेंड द्वारा ना, इसका आगे लिख देना किसी भी एक लिगेंड द्वारा सीएमआई को दिए गए कुल लोन पे की संख्या, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि लिगेंड लोन पे के साथ में कितने बंध बना रहा है, कौन से उपसंश्लेषक बंध, कोई भी एक लिगेंड की बात करेंगे ना, तो उसे बोलेंगे बच्चों क्या, उसको हम दंतुकता कहते हैं। लोन पे की संख्या को ही उस लिगेंड के दंतुकता कहते हैं, ठीक है। और इस आधार पर हमने लिगेंड्स को बच्चों 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग है यहां पर देखिए, इसके आधार पर हमने 2 भागों में इसको बांटा है। नंबर 1 पर है एक दंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो हमेशा मात्र एक ही लोन पेयर देंगे सीएमआई को, वो कहलाएंगे बच्चों एक दंतुक लिगेंड कहलाएंगे। नेक्स्ट पे बात है बहु दंतुक लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जो एक से अधिक लोन पेयर दे सकते हैं, किसको, धातु आयन को, उसे बोलेंगे हम बहुदंतुक लिगेंड कहेंगे। अब चाहे वो 2 दें, चाहे 3 दें, चाहे 4 दें, वो सब किसमें आएंगे बच्चों, बहुदंतुक लिगेंड में शामिल हो जाएंगे। यदि उसने 2 लोन पेयर दिए तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम बच्चों यहां पर द्विदंतुक। बताइए 3 देगा तो क्या होगा, 3 लोन पेयर देंगे, कहेंगे उसको बच्चों हम क्या, त्रिदंतुक। 4 पर चतुर्थ दंतुक, 5 पर पंचम दंतुक। चलिए 6 पर बताइए, 6 लोन पे दे रहा है कोई भी एक लिगेंड, तो क्या बोलेंगे उसको हम
षट दंतुक। ठीक है, तो वो कितने लोन पेयर देता है उसके हिसाब से उसका नाम हम रख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर भी हमने दो आधार पढ़े हैं। नंबर एक पे कौन सा था, आवेश के आधार पर, प्लस वाले माइनस वाले उदासीन, और दंतुकता के आधार पर मोनोडेंटेड मतलब एक दंतुक जो एक लोन पे दे सकते हैं, बहुदंतुक जो एक से अधिक लोन पे दे सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से लिगेंड्स हैं जिन पर आवेश प्लस माइनस उदासीन होगा या वो दंतुकता को प्रदर्शित करेंगे किस प्रकार से। तो जो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहला दूसरा जो आधार है दोनों को मिलाकर इसके हमने एग्जाम्पल लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इन दोनों के एग्जाम्पल हमें कौन कौन से दिखाई देंगे। तो मैं दोनों आधार को मिलाकर एक टेबल बनाता हूं जहां पर मैं काफी सारे दंतुकता या आवेश के आधार पर भी हम लिगेंड को पहचानने वाले हैं। तो हमने नोट किया यहां पर आवेश के आधार पर ले सकते हैं बच्चों हम ऋणात्मक आवेश वाले आवेश युक्त एक दंतुक लिगेंड्स, एक दंतुक लिगेंड्स। ठीक है भाई, हम यहां पर बात कर रहे हैं आवेश होगा माइनस, दंतुकता कितनी बतानी आपको, एक। जितने भी हम एग्जाम्पल लिखेंगे ये सारे के सारे क्या करेंगे बच्चों, ये सभी यहां पर मात्र एक के लोन पेयर देंगे, चाहे उनके पास एक हो चाहे 10 हो, वो लेकिन एक ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर इन सब पर आवेश क्या होगा बच्चों, यहां पर हमें आवेश मिलेगा माइनस, कितना मिलेगा, माइनस मिलेगा। और यदि मैं माइनस आवेश जहां भी देखूंगा किसी भी लिगेंड पे, जब भी मैं माइनस आवेश देखता हूं तो उसके नाम को लिखने के लिए मेरे पास एक अनुलग्न है, अनुलग्न आगे आता है नहीं, पश्च लग्न होगा ना, सफिक्स की बात करेंगे पश्च लग्न होगा जो होता है बच्चों ओ, क्या होगा बच्चों, ओ। तो याद रखेंगे यदि आपके पास में नेगेटिव आवेश वाला लिगेंड दिखाई देता है तो आपको लगाना है नाम में पश्च लग्न। ठीक है, लग्न लगाना है ओ। ठीक है, पश्च लग्न लगा देना, हमें यहां पर ओ लगा देना है। तो भाई इसका लग्न तैयार है, लग्न हमने लिख दिया इसका, जिस शादी ब्याह में लिखते हैं लग्न, उससे भी हमने लग्न लिख दिया है, किसके नाम के हमें लगाना है, लास्ट में ओ लगा देना है। आइए हम एग्जाम्पल की बात करें यहां पर कि ऐसे कौन कौन से लिगेंड है जो एक दंतुक भी है और जिस पर माइनस आवेश हमें दिखाई देता है। तो देखिए यहां पर काफी सारे अपने पास में इन सबको आप जानते हैं भली बात ही, तो मैंने लिखा H माइनस। बच्चों यहां पर देखिए इस H माइनस पर आवेश कितना है। एक काम करते हैं, हम इसको टेबल के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लिगेंड्स का सूत्र लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे बच्चों हम आवेश का मान, क्या आवेश उस पर, आवेश का मान कितना है। ठीक है, वहां पर लिखेंगे हम दाता परमाणु कौन है, दाता परमाणु हमें बताना होगा कि कौन है। और नेक्स्ट पर लिखेंगे बच्चों यहां पर हम उसका IUPAC नाम। तो आप ऐसे टेबल बना सकते हैं। हमने प्रारंभ किया, सबसे पहले हमने नोट किया बच्चों H के बारे में लिखा हमने। यदि हमारे पास में H है, इस पर माइनस आवेश आएगा, इस पर एक लोन पेयर होगा, और लोन पेयर कौन देगा बच्चों, धातु N को देगा कौन, H देगा। ठीक है, तीर का निश्चय क्या बता रहा है कि लोन पेयर दे सकता है कौन, H माइनस पर आवेश कितना दिखाई दिया, हमें आवेश दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पर -1। दाता कौन है, दाता यहाँ पर H है। नाम बताइए क्या है इसका, सिंपल नाम बोलिए क्या है, सिंपल नाम क्या होता है इसका, नाम होता है बच्चों हाइड्राइड आयन होता है। ठीक है, लास्ट वाले IDE को हटाना है और O जोड़ देना है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चों यहाँ पर, हाइड्राइडो। क्या नाम हो जाएगा इसका यहाँ पर, हाइड्राइडो। तो नोट किया हमने हाइड्राइडो। ठीक है, लास्ट में नाम के पीछे O आना अनिवार्य है, जब भी हम उसके IPAC नाम को सही से लिख पाएंगे, क्योंकि हमने पहले लिख दिया है पश्च लग्न O आना चाहिए, तो वहां पर साउंड में O हमें सुनाई में आना चाहिए। तो ये हो गया हाइड्राइडो। ओके, तो हमें यहां पर O दिखाई दिया। नेक्स्ट हम बात करें OH माइनस, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होता है, H के पास कोई लोन पेयर नहीं है। दाता परमाणु कौन होगा पर, ऑक्सीजन। आवेश कितना है, -1। दाता कौन है, ऑक्सीजन है। नाम बताइए, सिंपल नाम क्या है इसका, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन है बच्चों यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड आयन है। ओ जोड़िए,
हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं सिंपल से बोल सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्सो भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर नोट किया मैंने, पूरा नाम लिख देते हैं एक बार हम, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, या इसको हम हाइड्रो टर्म से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा इसका नाम हो गया हाइड्रोक्साइडो भी इसको हम कह रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पाते हैं, काफी सारे अपने पास में हमने नोट किया। इसके बाद में नेक्स्ट Cn माइनस, कार्बन से रिलेटेड देखते हैं। Cn माइनस है, लोन पेयर कार्बन के पास भी है, N के पास भी है, लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन देता है लोन पेयर को, N नहीं दे रहा है। आवेश का मान कितना है, -1 है। दाता कौन है, कार्बन है। यदि कार्बन ने लोन पेयर दिया तो नाम होगा बच्चों साइनाइड आयन। कौन सा, साइनाइड आयन। और ओ लगाना ना बोले तो ये हो गया साइनाइडो। उसको वर्तमान में हम बोलते हैं क्या, साइनो के नाम से भी जानते हैं। यदि हमने इसको इस टाइप से नोट किया, NC माइनस, यह भी लोन पेयर है, यह भी लोन पेयर है। अब लोन पेयर देने वाला कौन बना, N बना। यदि लोन पेयर N देता है, नाइट्रोजन देता है, तो आवेश का मान अभी वही है। दाता परमाणु चेंज कर दिया हमने, N लिख दिया है। नाम क्या हो जाएगा बच्चों, N दाता परमाणु है तो नाम होगा इसका आइसो साइनाइड। और पीछे O लगाना है तो लिख दिया हमने आइसो साइनाइडो। और इसको हम क्या बोलेंगे प्यार से, आइसो साइनो भी बोल सकते हैं, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट में बात है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट है ना, इसके अलावा और अपने पास हो सकते हैं CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। बच्चों यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पे देता है, इसलिए यहाँ पर दाता परमाणु कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। आवेश का मान कितना दिखाई दिया, 2 माइनस। दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है, क्योंकि कार्बन के पास तो लोन पे होता नहीं है। अतः इसका नाम फाइनली क्या हो गया, इसका सिंपल नेम है कार्बोनेट आयन है। 8 को हटाइए, O लगाइए तो नाम होगा इसका कार्बोनेटो। क्या नाम बनेगा इसका बच्चों, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो इसका नाम हो जाएगा। O लगाना ना बोले। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर ऐसे लिगेंड्स जिसमें नाइट्रोजन हो सकता है। तो हमने नोट किया नाइट्रोजन वाले लिगेंड में N क्या 3 माइनस नोट कर सकते हैं यहाँ पर हम। N3 माइनस है, लोन पेयर N के पास होगा, N के पास लोन पेयर है तो आवेश का मान मुझे दिखाई दिया 3 माइनस। 3 माइनस नाम बताइए, नाम इसका होता है, क्या होता है भाई, इसका नाम होता है नाइट्राइड आयन होता है। यहाँ पर दाता परमाणु कौन है, N है, नाम इसका नाइट्राइड आयन है तो O लगाना ना भूलिए। नाइट्राइडो उसको हम बोल सकते हैं, नाइट्राइडो उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट में पाते हैं, यहाँ पर यदि हमने इसको ऐसे लिख दिया N3 माइनस लिख दिया है, यहाँ पर लोन पेयर N के पास होता है, एक ही लोन पेयर देता है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर एक दंतुक लिगेंड होते हैं, कोई भी 2 लोन पेयर नहीं देगा, चाहे उनके पास हो चाहे ना हो, ठीक है। N3 माइनस एक लोन पेयर रखता है, यहाँ पर लोन पेयर दिया, आवेश का मान मुझे दिखाई दिया -1, ओनली -1 है। दाता परमाणु कौन है, N ही है, नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों एजाइडो। एजाइडो O लगा दिया मैंने पहले से ही, तो ये इसका नाम हो गया एजाइडो। तो ये था अपने पास एजेड आयन था तो हमने लगा दिया एजाइडो लगा दिया। इनको नोट कीजिए, अभी हम यहाँ पर O लिखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर लिगेंड्स में हम यहां पर आगे आते हैं। नेक्स्ट नंबर के लिगेंड्स में आते हैं, नाइट्रेट वाले हम नोट कर रहे थे। नेक्स्ट में पाते हैं, अब कौन सा लिखें भाई, हम इस पे यहाँ पर NH2 माइनस, आवेश कितना है -1 है। दाता परमाणु कौन है, N ही रहेगा, N के पास से लोन पेयर है, यहाँ पर हो गया अपने पास में लोन पेयर। दाता कौन दे रहा है, N। नाम बताइए, नाम इसका होता है बच्चों एमाइड आयन है ये,
एमाइड आयन, ओ लगाना ना भूलें, एमाइडो, एमाइडो। नेक्स्ट नंबर पाते हैं, यहां पर आपने नोट किया बच्चों, सेकंड इसी टाइप का है, एन एच ओनली 2 माइनस ऊपर है, लोन पे एन के पास में है, आवेश का मान -2 दिख रहा है हमें यहाँ पर, लोन पे देने वाला कौन है, एन है। नाम बताइए, नाम क्या होगा बच्चों इसका, वो एमाइडो है, इसका नाम होगा बच्चों इमाइडो, इमाइडो। ओके, इमाइडो हमने इसका नाम नोट किया। नेक्स्ट में पाते हैं, अब हमारे पास में बच्चों यहाँ पर है NO2 माइनस, लोन पेयर भी N के पास है, तो यहाँ पर दाता परमाणु N बनाना है, आवेश का मान 1, दाता परमाणु N है, नाम क्या होगा बच्चों इसका, नाम हो गया इसका नाइट्रो N। नाइट्रो N क्यों लिखा हमने, देखते हैं क्यों लिखा, अब इसको हम हटा देते हैं, फिर देखते हैं कि क्यों लिखा हमने इसका नाम N। बच्चों यहां पर देखिए, आणविक सूत्र सेम लिख रहा हूं मैं, ONO। इस बार लोन पर देने वाला कौन बना, ऑक्सीजन, दोनों का सूत्र सेम है, आवेश का मान -1 है, दाता परमाणु कौन है, O है, इस आयन का नाम भी क्या है, नाइट्रो है। भाई दोनों का नाम नाइट्रो हो चुका है, तो हम दोनों को कैसे विभेदित करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो आप क्या करेंगे, यदि लोन पर देने वाला N है तो लिख देंगे वहां पर N, लोन पर देने वाला बच्चों O है तो हम यहां पर लिख देंगे O। यदि नाम सेम है तो हम वहां पर डैश लगाकर दाता परमाणु को भी लिख देते हैं, ताकि हम पहचान लें कि कौन सा वहां पर दाता परमाणु है। ये ऐसा होगा तो O लिखेंगे, ऐसा होगा तो N लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे बच्चों यहाँ पर हमें, जहां पर हमें इस टाइप से दाता परमाणु का प्रदर्शन करना होता है, ऐसा लेकिन मुझे एक और याद आया कि यहां पर होता है SCN माइनस, दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन देने वाला कौन है भी, सल्फर है, आवेश कितना है, -1 है, ऑक्सीजन नहीं, यहां पर सल्फर हुआ, नाम बताइए इसका, एससीएन माइनस का नाम क्या है, थायोसाइनाइड आयन है, ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों यहां पर हम थायोसाइनो बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बातें हैं, यहां पर हमने NCS नोट किया, लोन पे देने वाला कौन है, अब N है, सल्फर नहीं है, आवेश अभी भी 1 है, N यहाँ पर लोन पे देने वाला है, नाम क्या होगा, आइसो थायोसाइनो, लिगेंड का नाम हो जाएगा। यहाँ पर कौन है दाता परमाणु, थायोसाइनो में होता है बच्चों सल्फर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या पर दाता परमाणु सल्फर है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर N है, तो हम यहाँ पर N नोट कर दिया है। ऐसे बच्चों हम और आगे बढ़े तो अपने पास में और भी लिगेंड है जो हमारे काम आते हैं, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आता है और मुख्य रूप से काम आएगा O2 माइनस, नाम आप जानते होंगे कौन सा आयन है, ऑक्सीजन आयन है, आवेश कितना है -2, दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है, नाम क्या हुआ, ऑक्साइडो, ओ लगाना ना भूलें। नेक्स्ट पर आते हैं, यदि हमारे पास में है O2 2 माइनस, क्या नाम हुआ इसका नाम हो गया बच्चों यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पे देगा, इसका नाम हो गया अपने पास में परऑक्साइड। तो ये आवेश कितना है टोटल, -2 है, कौन है दाता परमाणु, ऑक्सीजन है, नाम क्या हुआ, परऑक्साइडो, परऑक्साइड उसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट में बात है, यदि हमने लिखा O2 -1, बताइए कौन सा आयन है, आवेश दिख रहा मुझे -1, दाता परमाणु ऑक्सीजन है, नाम होगा इसका बच्चों सुपर ऑक्साइडो, इसके आगे नहीं बनता है, सुपर ऑक्साइडो आगे नहीं बना रहे हम, है ना। ये वो अपने पास पे एकदम तो लिगेंड में ऐसे हम काफी सारे लिगेंड यहाँ पर नोट कर सकते हैं। हम 1-2 नोट करते हैं ताकि आप उनको पहचान सके आसानी से। कार्बन संबंधित हो चुके हैं, सल्फर संबंधित भी हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर हम फॉस्फोरस की भी नोट कर सकते हैं, जिस अपने पास में फॉस्फोरस वाला है P3 माइनस, आवेश कितना है 3 माइनस है, दाता परमाणु कौन है, फॉस्फोरस होगा, नाम क्या होगा, फॉस्फाइडो नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया फॉस्फोरस कंटेनिंग वाले हो गया अपने पास में। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हम एक दंतुक लिगेंड को हमने यहाँ पर नोट किया। हम देखते हैं कि इन सब पर आवेश अलग अलग हो सकता है, यहाँ पर दाता परमाणु हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सभी यहाँ पर एक ही लोन पेयर देते हैं, इसलिए इनको हम एक दंतुक कहते हैं। और इन पर यदि माइनस आवेश आता है, इसलिए मैं इनके नाम के लास्ट में O शब्द लगा देता हूं। जब भी आप O लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि उन सब पर माइनस आवेश उपस्थित होगा, इसे आप O लगा रहे हैं, ठीक है। बच्चों हम आगे की बात करें
तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अभी हमने ऐसे लिगेंड को नोट किया है जो अभी एक दंतुक है। यदि मैं माइनस आवेश में देखना चाहता हूं कि यहाँ पर दंतुकता को मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे पास से काफी सारे लिगेंड है जो अपनी दंतुकता को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, इसको नोट किया आपने, मैं यही नोट कर लेता हूं उसके साथ में ही। अब हम देखते हैं नेगेटिव आवेश वाले लिगेंड्स, नेगेटिव आवेश वाले लिगेंड है अपने पास में, ठीक है। साथ में हम बात कर रहे हैं कौन से यहां पर बहुदंतुक है, बहुदंतुक लिगेंड्स हम पढ़ने वाले हैं। अब बहुदंतुक का मीनिंग क्या हुआ, जो एक से अधिक लोन पेयर देने की क्षमता रखते हैं या देंगे। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं ऐसा लिगेंड हमें याद रखना होगा कौन सा, C2O4 2 माइनस, ठीक है, C2O4 2 माइनस। इसको हम ओपन करते हैं तो ओपन करने पर ये मुझे दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ये ऑक्सीजन हमने इधर लिखा, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, O माइनस है, O माइनस, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2। तो यहां पर बच्चों 2 लोन पेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, जो धातु आयन होगा M, धातु आयन होगा M, वो इस लोन पेयर को ग्रहण करेगा, जैसे भी ग्रहण करेगा। तो लिगेंड एक ही था लेकिन यहां पर 2 लोन पेयर देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आवेश का मान आपने लिखा है, आवेश कितना है इस पर 2 माइनस है। अच्छा, दाता परमाणु कौन कौन है, एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो नोट किया हमने, दाता परमाणु कौन है यहां पर 2 ऑक्सीजन है यहां पर, ओके। चलिए, ये जो लिगेंड है ये कितने लोन पे देता है धातु आयन को, 2 देता है। 2 देगा तो उसकी जो दंतुकता है वो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 2। तो इसको बोलेंगे हम बच्चों यहां पर जो दंतुकता है, मतलब डेंसिटी जो होगी वो कितनी होगी यहां पर, इसको बोलेंगे हम ये द्विदंतुक लिगेंड है। कौन सा है बच्चों, ये द्विदंतुक लिगेंड में शामिल हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि यहां पर हमारे पास जो लिगेंड है ये द्विदंतुक लिगेंड है। अब आता है इसका नामकरण, माइनस आवेश दिख रहा है तो O तो मुझे लगाना ही होगा। नाम क्या होगा, इसका नाम बच्चों होता है ऑक्सलेट आयन है, तो O लगाइए, ऑक्सलेटो इसका नाम हो जाएगा। तो नोट किया हमने यहाँ पर, इसका नाम क्या हुआ फाइनली, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीलेटो, इसका नाम हो जाएगा। तो इसका हमने आईपीसी नेम लिख दिया, ऑक्सीलेटो इसको हम कहेंगे। ये हुआ बच्चों पहला लिगेंड अपने पास में है, नोट किया हमने यहाँ पर, जो बहुदंतुक हमें दिखाई दे रहा है। दूसरे पे आते हैं तो हमारे काम आने वाला जो लिगेंड है वो है यहाँ पर कौन सा होगा, CH2N, को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2C डबल बॉन्ड माइनस और NH2, ये अपने पास में सेकेंड नंबर पर है। आवेश कितना है, माइनस है, ठीक है। यहाँ पर जो लोन पेयर है वो N के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी है। यहाँ पर धातु आयन को जो लोन पेयर दिए जाएंगे वो कार्बन और नाइट्रोजन के द्वारा दिए जाएंगे। कौन सा बनाएगा बंध, उपसर्जक बंध बन जाएगा। यह अब हमने देखा कि ये जो लिगेंड है बच्चों, इस पर आवेश का मान हमने लिखा, आवेश कितना है, आवेश तो हमें यहाँ पर मात्र दिखाई दे रहा है -1 ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर दाता परमाणु कौन है, दाता जो परमाणु की हम बात कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दिया, एक तो है ऑक्सीजन है और दूसरा है बच्चों यहाँ पर कौन है, एक यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, ठीक है। दोनों अलग हैं, एक ऑक्सीजन भी है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर दाता परमाणु ग्रुप में दिखाई दे रहा है। अच्छा, कितने लोन पे मिल रहे हैं धातु आयन को, 2 मिल रहे हैं। तो दंतुकता कितनी होगी यहाँ पर, दंतुकता की बात करी हमने कि ये भी क्या बच्चों बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड मतलब ये द्विदंतुक लिगेंड है, ओके। ये क्या है बच्चों यहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं कि इसका नाम क्या है बच्चों, यह होता अपने पास में ग्लाइसिनेट आयन है और यदि मैं
माइनस को देखता हूं तो मुझे इसके पीछे ओ लगाना होगा, तो नाम हो जाएगा बच्चों उसका ग्लाइसिनेटो। क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चों यहां पर? ग्लाइसिनेटो। तो ये उसका नाम हो गया ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ठीक है, ग्लाइसिनेटो। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप इसको ग्लाइसिनेटो ही लिखेंगे। बच्चों यहां पर इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं जो एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक लोन पे दे सकते हैं, इनमें हम एक विशेषता और देखते हैं। कौन सी विशेषता बच्चों? यहां पर देखिए ध्यान से कि बच्चों यहां पर जब ये धातु आयन को लोन पे देते हैं तो बीच में एक वलय बन जाती है, एक ये रिंग बनती है, जैसे यहाँ पर एक रिंग बनी हुई है, एक रिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर जिस रिंग को हमने एक विशिष्ट नाम दिया है उसको बोलते हैं बच्चों हम किलेट रिंग कहते हैं। क्या नाम बोलते हैं इसको? हम किलेट रिंग कहते हैं। भाई किलेट रिंग क्या होती है देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक नया टॉपिक इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हम समझने के लिए। तो नोट किया किलेट रिंग। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे इसको भाई? हम किलेट को किलेट ही कहते हैं और रिंग को हम वलय कह सकते हैं। तो किलेट वलय वाले हम लिगेंड की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों किलेट रिंग क्या हुआ कि बहुतंतुक लिगेंड्स और धातु आयन के मध्य निर्मित रिंग को हम किलेट रिंग कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप परिभाषा में कि बहुदंतुक लिगेंड्स व धातु आयन के मध्य निर्मित वलय को हम क्या बोलते हैं? किलेट रिंग कहते हैं। ओके, अब आपको बच्चों यहां पे देखना है कि ये जो रिंग बनती है इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि यहां पर जो हमारा लिगेंड था जिसने यहां पर उप सहसंयोजक यौगिक बनाया है, इसका जो स्थायित्व है वो बढ़ने लगता है। वो क्या होगा बच्चों? बढ़ने लगेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि भाई एक तो हमने इधर से पकड़ लिया है, एक हमने इधर से पकड़ लिया है, तो दो तरफ से हमने पे क्या कर रखे बच्चों? बंद बना रखे। और दो तरफ से यदि हम बंद बनाएंगे तो आप मजबूती अधिक आ जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि किलेट रिंग में से फायदा क्या हुआ? किलेट रिंग से फायदा ये हुआ कि सत्व बढ़ने लगता है। तो पहले हम लिख देते हैं इसका फायदा क्या है कि किलेट वलय जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा क्या होता है बच्चों? स्थायित्व बढ़ता है। स्थायित्व किसका? संकुलों का वो क्या होता है? बढ़ने लगेगा। तो ये फायदा हुआ यहाँ पर किलेट रिंग के द्वारा। चलिए, कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि भाई आपको हमने यहाँ पर इस प्रकार का एक संकुल दे रखा है, बताइए इस रिंग में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं? आइए गिनते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें इस रिंग में गिनना है, इनको हमें नहीं गिनना है क्योंकि ये तो रिंग के बाहर जा रहे हैं। तो देखिए कितने मेंबर है यहाँ पर। मेंबर हम बात करें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस रिंग में 5 मेंबर है। बच्चों रिंग में जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतनी ही रिंग वहां पर अधिक स्थायी होगी, अधिक मजबूत बनेगी, और जितने अधिक वलय मजबूत होगी उतना ही संकुल क्या होगा बच्चों? अधिक स्थायित्व प्राप्त करेगा। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि यदि वलय में मात्र 3 परमाणु है या तो 5 है, यदि 3 परमाणु है तो 3 परमाणु वाली रिंग कभी भी स्थायी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। जब हमने बात करी यहां पर 3 सदस्यों वाली वलय, 3 सदस्यों वाली वलय अस्थायी होती है। जैसे कि हम बच्चों एग्जांपल की बात करें, यहां पर मेरे पास में एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास में 2 लोन पेयर है। ठीक है, हम एच को हटा देते हैं, एच का कोई रोल नहीं है। यहां पर एच को हमने बाहर लगा दिया है और यहां पर हमें लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, दोनों के पास में एक एक धातु आयन यहां पर रखा हुआ है। यहां पर एक लोन पेयर इधर से दिया गया, एक लोन पेयर इधर से दिया गया। इस रिंग में कितने मेंबर आए? मेंबर आते हैं, एक तो धातु आयन है, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा भी नाइट्रोजन है। एच को जोड़ेंगे नहीं क्योंकि तो बाहर की तरफ चले गए। तो भाई यहाँ पर 3 मेंबर की रिंग हमें दिखाई दे रही है। 3 मेंबर की रिंग होगी तो 3 ही बंध बने हुए हैं, तीनों बंध पास होंगे। तो बच्चों ये बंध युग्म
ये बंद युग्म और ये बंद युग्म, परस्पर के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा, और प्रतिकर्षण होगा तो ये रिंग स्थायी अवस्था में नहीं रह पाएगी। तो ध्यान रखेंगे, यहां हमने क्या देखा, होती है क्योंकि बंद युग्मों में क्या होता है, युग्मों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो यहां पर 3 मेंबर की रिंग स्थायी नहीं है, तो हमने बोला कि ये रिंग वलय स्थायी नहीं है, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये टूटेगा और उसको एक बंध को तोड़ना ही पड़ेगा। और ये जो हमें दिखाई दे रहा है लिगेंड, ये 2 लोन पे रखते हुए भी ये एक दंतुक की तरह व्यवहार करेगा, अतः इसको सिर्फ एक ही लोन पे देना पड़ेगा। ये 3 मेंबर की रिंग अब नहीं बना सकता है। ओके, हाँ, 4 मेंबर की हो, 5 मेंबर की हो, 6 मेंबर की हो, सारी रिंग यहाँ पर स्थायी है। हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जितने भी बहुदंतुक लिगेंड होते हैं ये सब किलेट वाले बनाते हैं, किलेट रिंग बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं किलेटीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास में 1-2 लिगेंड और हैं जो हमारे काम आते हैं, जो बहुदंतुक भी हैं। नेगेटिव आवेश में हम देख रहे हैं बच्चों बहुदंतुक लिगेंड। नेक्स्ट नंबर पर नेक्स्ट नंबर का जो लिगेंड होगा उसका नाम होगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या नाम बोला हमने, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो भाई कैसा होता है ये देखते हैं। कार्बन है, CH3 है, CH3 है, डबल बॉन्ड N है, O है, माइनस आवेश वाला, डबल बॉन्ड N है, O है, H, एक तरफ H है, एक तरफ माइनस हमें दिखाई दे रहा है, और उसको हम एक काम करते हैं, ऊपर की तरफ लिख देते हैं O माइनस। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, गौर से देखिए इस लिगेंड को। यहाँ पे हमें एक विशेषता दिखाई देती है कि यहाँ पर लोन पेयर है N के पास में, यहाँ पर लोन पेयर है N के पास में, ऑक्सीजन के पास भी होता है लोन पेयर तो, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दाता परमाणु की तरह व्यवहार नहीं करेगा। यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है वो दाता परमाणु नहीं है। यहाँ पर दोनों जो नाइट्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं, यही नाइट्रोजन यहाँ पर धातु आयन को अपना लोन पेयर देते हैं, ना कि कोई और ऑक्सीजन। ओके, ध्यान रखेंगे ना। आवेश का मान बताइए कितना है, मुझे पूरे लिगेंड पर आवेश दिखाई दे रहा है मात्र -1। तो हमने देखा -1 मात्र यहाँ पर लिगेंड है, सॉरी आवेश है। अच्छा, दाता परमाणु कौन है, दाता परमाणु इस लिगेंड में होते हैं कौन, 2 नाइट्रोजन परमाणु यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, मात्र 2 ही, ज्यादा नहीं। आगे बात करें बच्चों, कितने लोन पेयर दिए, लोन पेयर दिए बच्चों उसने ओनली 2 दिए हैं, तो दंतुकता कितनी होगी है, एक होगा द्विदंतुक लिगेंड की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया द्विदंतुक लिगेंड है, क्योंकि 2 ही लोन पेयर दे पाता है। नामकरण करना जरूरी है, माइनस आवेश वाला लिगेंड है तो नाम के पीछे ओ लगाना ना बोले। हमने नोट किया, इसका फाइनल नाम क्या होगा बच्चों, फाइनल नाम होगा डाइमिथाइल है, और ये ग्लाइकोजन में भी दिखाई दे रहा है, तो नोट किया हमने डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या नाम हो गया बच्चों, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ओ लगाना ना बोलें क्योंकि माइनस वाला लिगेंड है यहाँ पर। बच्चों ये जो लिगेंड है ये निकिल आयन के परीक्षण में काम आता है, उसके लिए टेस्ट में काम आता है। कैसे काम आता है, तो देखिए यहाँ पर निकिल +2 के परीक्षण में उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जब हम निकिल +2 के किसी भी लवण की अभिक्रिया 2DMG के साथ करते हैं, कितना -1 है, तो यहां पर क्या बनता है, 2 लिगेंड निकिल से
संकुल यौगिक बनाते हैं NiDMg2, और जब ये बनता है संकुल तो उसका जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, और यदि लाल रंग बनता है तो उसका मीनिंग क्या है, फाइनली वहां पर निकेल का संकुल बन चुका है। तो यदि मैं इस संकुल का फोटो बनाता हूं, देखिए फोटो कैसा लगता है, बड़ा सुंदर सा फोटो है इसका। यहाँ पर मेरे पास में निकेल है +2 के रूप में, यहाँ पर DMG कितने 2 हैं, एन लिया, डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NOHO माइनस। ओके, एक लिगेंड हमने इधर बना दिया है, एक इधर बना सकते हैं यहाँ पर हम NOH, और हमने लिया इधर NO माइनस, डबल बॉन्ड कार्बन CH3 ऐसा कुछ। ओके, तो भाई दाएं बाएं दो लिगेंड है DMG अपने पास में। यहां पे देखिए क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर लोन पे देने वाला कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ने लोन पे दिया निकेल को। ओके, तो 4 लोन पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो निकेल की जो उप सहसंयोजक संख्या है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 4। नेक्स्ट बच्चों, इस संकुल में क्या होता है कि यहाँ पर आंशिक धनावेश है, सामने कौन है माइनस, तो यहाँ पर हमें एक दुर्बल बंध भी दिखता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यहाँ पर आंशिक प्लस है तो यहाँ पर मुझे एक दुर्बल बंध भी दिखेगा जिसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार का मुझे ये लाल कलर का संकुल दिखाई देगा निकेल DMG2 के साथ में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दाता परमाणु कौन है बच्चों, पर 4 नाइट्रोजन मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 H बंध बनते हैं। बच्चों लास्ट नंबर के लिगेंड की हम बच्चों बात करें, यहाँ पर जो माइनस आवश्यकता है, देखिए यहाँ पर लास्ट नंबर का अपने पास लिगेंड है, मैं इसका डायरेक्ट चित्र बना देता हूं। यहाँ पर कार्बन है H, कार्बन है H, यहाँ पर हमने लगाया एक N, यहाँ भी लगा हमने एक N, इसके आगे हमने लगा दिया है CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा इसका सूत्र है बच्चों। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो लिगेंड हमने बना रखा है ये धातु आयन को लोन पेयर कैसे देता है। बच्चों लोन पेयर देने के लिए हमारे पास में एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 तो ऊपर से मिल जाएगी हमें, लोन पेयर दोनों के पास में 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। चलिए लोन पेयर दीजिए, लोन पेयर दिया 1, लोन पेयर दिया 2, लोन पेयर दिया 3, लोन पेयर दिया 4 लोन पेयर हम दे रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। अभी हमारे पास जो लोन पेयर है वो इस N के पास भी रखा हुआ है, इस N के पास भी रखा हुआ है। यहां से लोन पेयर हमें देना होगा, जगह नहीं है तो बोर्ड पर हम इसको ऐसे बना रहे हैं, लोन पेयर घूमता फिरता जा रहा है किसके पास में, M के पास में। N का लोन पे घूमते फिरता जा रहा है कहां पर, M के पास में। तो नाइट्रोजन भी बच्चों यहाँ पर लोन पे देता है किसको, धातु आयन को देता है। तो देखिए इस लिगेंड ने धातु आयन को 6 लोन पेयर दे दिए हैं, जहां पर 4 ऑक्सीजन दाता परमाणु है, साथ में 2 नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है। अच्छा आवेश की बात करें हम, आवेश के यहाँ पर हमें दिखा दे रहा है आवेश कुल इस लिगेंड पर हमें दिखा दिया -4 ऑक्सीजन पर -1 है ना, ये -1 दाता परमाणु कौन है भाई, दाता परमाणु 4 कौन है, ऑक्सीजन 2 कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट नाम क्या है, नाम सुनिए। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चों हम इथाइलिन, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम डाइमीन, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, नाम क्या हो गया इसका, हमने नोट किया, नाम बोला जैसे हमने इथाइलिन, नेक्स्ट डाइएमीन, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेटो। हिंदी ये इंग्लिश में दोनों में नाम सेम होगा, उसका नाम होगा बच्चों, काफी लंबा चौड़ा नाम है,
इथाइलिन, डाइमिन, टेट्रा एसिडेटो, हम इसका नाम छोटा कर सकते हैं। इथाइलिन का हम लेंगे ई, डाइमिन का लेंगे बच्चों हम क्या डी, टेट्रा का लेंगे बच्चों हम क्या टी, और एसिडेटो का लेंगे बच्चों हम क्या ए। तो छोटा नाम हो गया इसका EDTA। आवेश कितना था 4- था। तो बच्चों ये भी बहुतंतुक है और नेगेटिव आवेश वाला लिगेंड है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम किस प्रकार से यहाँ पर संकुल यौगिक के जो मुख्य शब्दों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से शब्दावली का हम उपयोग करेंगे। सत्यवन में यहाँ पर लिगेंड्स के प्रकार पढ़े हैं, अभी हमने सिर्फ 2 ही प्रकार पढ़े हैं और हमें पता लगा कि यहाँ पर लिगेंड्स मोनोडेंटेड भी हो सकते हैं, एक दंतुक भी हो सकते हैं, या भाई बहुदंतुक भी हो सकते हैं। साथ ही हमें याद रखना है कि यदि लिगेंड पर माइनस आवेश है तो उसके नाम के पीछे ओ लगाना ना भूलें, ओ नहीं लगाया तो वो नाराज हो सकता है। चलिए अब हम आते हैं आगे की तरफ, चलते हैं कि इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो कैसे कैसे पूछे आएंगे। तो आइए क्वेश्चन बैंक के पास। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल आप सभी के। आशा करते हैं कि व्यस्त होंगे आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी। ओके, अभी हम पढ़ रहे थे बच्चों टाइम सेवर कोर्स में, अभी हमने देखा लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उपसंयोजक यौगिकों का, जब हमने संकुलों के प्रकार का अध्ययन भी किया। साथ ही बच्चों हमने वहां पर देखा कि किस प्रकार से वहां पर हम लिगेंड का वर्गीकरण कर पाते हैं कि लिगेंड्स किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सब हमने वहां पर स्टडी कर लिया था। और इस लेक्चर नंबर 2 से संबंधित प्रश्नों का यहाँ पर हमने कुछ चयन किया है जो हम आपके सामने लेके आते हैं और जिनका आपको आंसर तुरंत देना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 सेशन नंबर 2 की हम बात करें। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, उप सहसंयोजी संकुल के निर्माण में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको बनाना है, संकुल बनाना है, के निर्माण में केंद्रीय धातु आयन निम्न की तरह व्यवहार करता है। तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा है कि संकुल यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु आयन या जो परमाणु होता है, जिसे हम प्यार से CMI कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं बच्चों, वो लिगेंड से क्या करता है, वो लोन पेयर को ग्रहण करता है और उप सहसंयोजक बंध द्वारा लिगेंड से जुड़ा रहता है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि धातु आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और लुईस के अनुसार जो धातु या स्पीशीज या प्रजातियां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो लुईस अम्ल कहलाती है। तो हमने देखा कि संकुल में क्या था बच्चों, संकुलों में हमें हमेशा दिखाई देता है कि मेटल आयन जिस पर आवेश हो सकता है X, वो लिगेंड से हमेशा क्या करता है, लोन पेयर ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो मेटल आयन है ये क्या होगा बच्चों, ये होगा लुईस, क्या करेगा बच्चों, ये लुईस अम्ल की तरह काम करेगा और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लुईस क्षार कहलाता है। तो भाई यहां पर हमने देखा कि यहाँ पर धातु आयन संकुलों के अंदर लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, अतः इस प्रश्न का बच्चों हम आंसर यहाँ पर टिक कर देते हैं। क्या बी हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, सामान्यतया ये लुईस अम्ल की तरह यहाँ पर व्यवहार करता है। ठीक है, तो हमें आंसर प्राप्त हुआ बी। नेक्स्ट में पाते हैं बच्चों, जैसे कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन भी आती है जब हमारा धातु आयन अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को भी देता है, जिसको हमने बच्चों पश्च बंध के अंदर पढ़ा था। लेकिन सामान्यतः की बात करेंगे, सामान्यतः वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ना कि लुईस क्षार की तरह। बच्चों प्रश्न नंबर 2 में आते हैं, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के साथ जुड़े हुए दाता परमाणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है। तो बच्चों हमने ये पढ़ा है, देखिए यहाँ पर कि हमारे पास में यदि केंद्रीय धातु परमाणु है या अपने पास में धातु परमाणु या आयन है और इसके साथ जुड़े हुए दाता परमाणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है। तो भाई यहाँ पर आपके पास यदि लिगेंड्स है L 2 3 4 और यदि ये लिगेंड इसको देते हैं क्या, लोन पेयर देते हैं और बनाते हैं क्या, उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो देखिए धातु आयन के चारों तरफ जितने परमाणु होंगे या स्पीशीज होगी या कुल उपसंयोजक बंध होंगे, उन्हें हमने नाम दिया था उस धातु आयन की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजक संख्या कहा था। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि धातु आयन के चारों तरफ जो आपको परमाणु दिखाई देंगे, स्पीशीज दिखाई देगी या सिंपल सा कि वहां पर आपको उससे संबंधित उप सहसंयोजक बंध दिखाई देंगे, जितने भी दिखाई देंगे उन सबको वहां पर आप क्या बोलेंगे बच्चों, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर आप उसको कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हुआ कि अब हमें उस धातु आयन की समन्वय संख्या उसको कहनी चाहिए। तो हमें आंसर प्राप्त हुआ फाइनल यहाँ पर ए।
प्रश्न नंबर 3, एक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या निर्धारित कैसे की जाती है? बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, यहां पर समन्वय संख्या की बात करें, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि उप सहसंयोजक संख्या आप कैसे वहां पर निर्धारित करोगे। तो भाई सिंपल सा हमने क्या लिखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि भाई मेटल आयन या परमाणु, धातु आयन या परमाणु और लिगेंड्स के मध्य कुल उप सहसंयोजक बंध की संख्या उस धातु आयन की क्या कहलाती है बच्चों? समन्वय संख्या कहलाती है या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे संकुल को देखना होगा कि संकुल में धातु आयन लिगेंड से कितने सिग्मा वाले उप सहसंयोजक बंध बना रहा है। ओके, कौन सा बच्चों? यहां पर सिग्मा बंध। ठीक है, पाई बंध को हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे, मुझे चेक करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड वाले। तो भाई यहां पर सिग्मा बंध हमें काउंट करना होगा, पाई बॉन्ड का यहां पर काउंट नहीं करते हैं। मुझे यहां पर सिर्फ ये चेक कर लेना है कि उसकी चारों तरफ कितने लिगेंड है और लिगेंड वो कितने लोन पे दे रहे हैं, कितने बंध हमें वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं उस धातु आयन की क्या कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पर आसानी से बता सकता हूं। तो भाई यहां पर हमें इस प्रकार का जो विकल्प है वो देखिए क्या है। विकल्प हमें दिखाई दिया, फर्स्ट को यदि हम पढ़ते हैं तो सिग्मा पाई को तो हम काउंट करते नहीं है। धातु आयन के चारों ओर पाई को हम काउंट करते नहीं है। धातु आयन के चारों ओर सिग्मा, ओके, सिग्मा बंध द्वारा बंधित लिगेंडों की संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यही तो परिभाषा बच्चों, यही तो परिभाषा समन्वय संख्या की या उप सहसंयोजन संख्या की। ठीक है, तो हमें पता लग चुका है कि धातु आयन के चारों तरफ कितने लिगेंड्स हैं, कितने वहां पर बंध बन रहे हैं, वही उस धातु आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो भाई इस प्रश्न का आंसर हमें टिक कर देना चाहिए, फाइनली यहाँ पर सी कर देना चाहिए। तो यहाँ पर सी आंसर हो चुका है। यहाँ पास ने दिया है कि केवल ऋणात्मक लिगेंड की बात करें क्या? नहीं, लिगेंड कौन सा हो सकता है, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे उदासीन हो, चाहे ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हमें मिलना चाहिए फाइनल यहाँ पर थर्ड। वह आयन या अणु जो संक्रमण धातु आयन के साथ संकुल यौगिक बनाते हैं क्या कहलाते हैं? बच्चों वह आयन या वो अणु, माना कि हमारे पास में ये एक धातु आयन है, यह संक्रमण धातु का है, मतलब ये डी ब्लॉक का है, और इसके पास में एल रखे हुए उदासीन अवस्था में बंध बना रहा है। या एल हो सकता है माइनस वाला भी हो सकता है, एल उदासीन भी हो सकता है, एल माइनस वाले भी हो सकते हैं। ओके, कहने का मीनिंग क्या हुआ? इस संक्रमण धातु से जो स्पीशीज, चाहे वो नेगेटिव आवेश वाली हो, चाहे प्लस वाली हो, चाहे उदासीन वाली हो, यदि वो बंध बनाती है, बंध कैसे बनाती है? लोन पेयर को दान करके। तो बच्चों लोन पेयर को दान करने वाले स्पीशीज को हमने क्या बोला है? लिगेंड्स का है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिगेंड्स कहते हैं। तो अपना आंसर क्या हुआ कि इस प्रकार की स्पीशीज को जो बंध बनाती है संक्रमण धातु आयनों के साथ में, उसे हम लिगेंड कहते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर देने की क्षमता रखती है। अतः इस प्रश्न का आंसर हमें मिल जाना चाहिए बच्चों यहाँ पर फाइनली बी। तो मैं यहाँ पे बी प्राप्त हो चुका है। बच्चों 5वें नंबर के प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन एकल दंतुक, ठीक है, लाट इसमें से गायब हो रहा है तो लिख देंगे यहाँ पर, एकल दंतुक ऋणायन लिगेंड है। ओके, हमें यहाँ पर एकल दंतुक का तलाश करनी है। यहाँ पर हमें सबके फॉर्मूला सूत्र याद होना चाहिए। कार्बोनेटो की हम बात करें तो यहाँ में कार्बोनेटो टाइप से दिखाई देता है। यहां पर हम एक या दो लोन पेयर दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि संकुल को कितनी आवश्यकता है। मतलब जो कार्बोनेटो है वो एक फ्लेक्सिडेंटेड या लचीला दंतुक है, इसकी दंतुकता एक भी हो सकती है और ये अपने यौगिक में 2 भी प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लगा कि ये मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। बी पर आते हैं बच्चों, बी पर हमें दिखाई दे रहा है अमोनिया। हमें पता है कि अमोनिया के पास में मात्र 1 ही लोन पेयर है, अतः ये एकल दंतुक है, लेकिन ये नेगेटिव आवेश वाला नहीं है, ये तो उदासीन वाला है। नेक्स्ट बार हम डी पे बात करें, ऑक्सीलेटो पे बात करते हैं बच्चों। ऑक्सीलेटो का मीनिंग हुआ कि यहां पर हमें ऑक्सीलेटो कुछ स्टेप से दिखाई दे रहा है, ऐसा हमने चित्र बनाया है इसका, और ये 2 लोन पे दे सकता है धातु आयन को, अतः ये द्विदंतुक है। हमें तलाश करना है लेकिन बच्चों कौन सा एकल दंतुक तलाश करना है और जिस पर माइनस हो। अब देखिए अब बच्चों अपने पास में सी पर आते हैं,
नाइट्राइटो, नाइट्राइटो का फॉर्मूला क्या हुआ, NO2 माइनस। ओके बच्चों, ये अपने पास हुआ नाइट्राइटो। यहां पर अपने लोन पेयर दिया इंक के द्वारा, यहां पर माइनस आवेश मुझे दिख रहा है और मात्र ये एक लोन पेयर भी देता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि यह अपने पास में एकल तंतु के व ऋणात्मक लिगेंड है। तो भाई इस प्रश्न का आंसर हमें तलाश करना था, हमें तलाश खत्म करी, यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हो बच्चों यहाँ पर सी, कि यहाँ पर जो नाइट्राइटो है ये कलतंतु के और इस पर आवेश कितना होता है बच्चों, माइनस हमें मिलता है 1। प्रश्न नंबर बच्चों 6 पर हम आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर कि जो Cn माइनस आयन है ये एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर धातु से जो बंध बनेगा वो थोड़ा प्रबल बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये हम पढ़ सकते हैं सिनर्जिक बॉन्ड के अंदर या पक्ष बंध के अंदर। कैसे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर जो धातु आयन है वो अपने पास में M है, आवेश हमने X प्लस नोट किया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी आ सकती है हमें, यदि हमने यहाँ से हटाया इसको। नेक्स्ट पे पाते हैं बच्चों, यहाँ पर Cn माइनस अपने पास में लिगेंड है और इस लिगेंड ने यहाँ पर लोन पे दिए किसको, धातु आयन को दे रखे हैं, राइट। अब यहाँ पर इस लिगेंड की विशेषता क्या है, इस लिगेंड की बच्चों विशेषता ये है कि ये लिगेंड जो हमने बना रखा है, इसके लिए हम लेते हैं रेड कलर ले सकते हैं, कि यहाँ पर इसके पास में होते हैं बच्चों क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रत्याबंधी आणविक कक्षक यहाँ पर हम इसके पास देखते हैं। बच्चों यहाँ पर जो अपने पास धातु आयन है इसके पास में होते हैं डी कक्षक और इन डी कक्षक में हमें मिलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। ओके, क्या मिलेंगे यहाँ पर हमें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और यहां पर कार्बन के पास में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रत्याबंधी आणविक कक्षक खाली है। तो जो सिग्मा बंध बनने के पश्चात क्या होता है, सिग्मा बंध बनने के पश्चात यहाँ पर Cn माइनस क्या करता है, धातु आयन से उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व खींच लेता है अपने रिक्त डी कक्षक, अपने रिक्त एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। ये कौन सा था अपने पास में, ये था अपने पास में ABMO और यह बनता क्या, पाई बंध बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पश बंध धारणा इसको हम कहते हैं। ठीक है, धारणा से इसको हमने पढ़ा यहाँ पर। तो भाई पशबंध यहाँ पर बन जाता है, पशबंध बनने से यहाँ पे क्या हुआ, इस लिगेंड ने धातु आयन के बीच की जो सामर्थ्य है वो थोड़ी बढ़ा ली है। पहले मात्र सिग्मा बंध बन रहा था, अब यह पाई बन चुका है। अतः इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो Cn है वो प्रबल क्षेत्र, मतलब वो एक प्रबल बंध बनाने की क्षमता रखता है धातु आयन के साथ में, किसके द्वारा बच्चों, पशबंध के द्वारा। अतः यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर धातु स्पीशीज से इस प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके पशबंध बनाते हैं, इसलिए वहां पर हमें ये लिगेंड, इस प्रकार के लिगेंड प्रबल क्षेत्र दिखाई देते हैं। आंसर हमें डी प्राप्त हो चुका है। बच्चों प्रश्न नंबर 7 पर आ चुके हम। COCl2 के जलीय विलयन में सांद्र HCl की अधिकता मिलाने पर नीले रंग का विलयन बनता है। कौन सा बनता है बच्चों, यहाँ पर ब्लू रंग का सॉल्यूशन मुझे प्राप्त हो जाता है। किसके निर्माण के कारण होता है, तो देखिए बच्चों सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर हम बात करें कि अपने पास में एक लवण है कोबाल्ट का COCl2, आपने यहाँ पे मिला दिया है क्या, HCl को, अधिक मिला हमने, यहाँ पर अधिक मात्रा मिलाया हमने, तो क्या बनता है, जो यहाँ पे बनता है एक नया संकुल, यहाँ बनेगा अपने पास में COCl4 2 माइनस, यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, H2। बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से संकुल बना। निर्मित जो संकुल है वो इस आयन के द्वारा, यहाँ पर संकुल हमें ब्लू रंग का दिखाई देता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे CO+2 आयन ने यहाँ पर Cl से लोन पेयर को ग्रहण किया है और यहाँ पर एक संकुल आयन का निर्माण किया। इस वजह से विलयन का रंग नीले रंग का हमें दिखाई देता है। इस प्रकार का आप देखिए यहाँ पर संकुल हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है।
तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर हम फाइनल करेंगे यहाँ पर सी। बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का प्रश्न अपने सामने है कि Fe4 Fe3 एक नीले रंग का संकुल है। ओके, ब्लू रंग का संकुल है, ध्यान रखेंगे कौन सा रंग का है, नीले रंग का है। और Fe4 Fe3 में Fa की औसतन ऑक्सीजन संख्या A, यहाँ पर मुझे देखिए इसकी मुझे औसतन ऑक्सीजन संख्या निकालनी A, केंद्रीय आयन परमाणु की ऑक्सीकृत अवस्था B लिखनी है मुझे यहाँ पर, और काउंटर आयन मतलब जो बाहर की तरफ आयन होगा उसकी मुझे यहाँ पर C लिखनी है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में Fe है 4 है, और यहाँ पर हमने देखा FeCN6 कितना है 3। बच्चों ये जो संकुल है ये दो आयनों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, यहाँ पर अपने पास हुआ Fe+3, और ये होगा अपने पास में FeCN6 4-। ओके बच्चों यहाँ पर पहले हमें याद करना चाहिए कि इसका जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आना चाहिए। तो भाई एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज किससे निकालेंगे कि यहाँ पर जो आपका परमाणु दिखाई दे रहे हैं उनका ऑक्सीजन अंक कितना है, देख लीजिए यहाँ पर आप। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि बाहर वाले आयरन पर कितना है बच्चों +3 है, और अंदर वाले आयरन पर कितना मिलेगा मुझे +2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पर -1 होता है, -6 अंदर, बाहर -4 है, तो यहाँ पर +2 मुझे मिलता है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आयरन जो 4 है, 4 आयरन ऐसे हैं जिस पर हमें दिख रहा है कितना +3 दिखाई दे रहा है। बच्चों यहाँ पर अंदर की तरफ 3 आयरन ऐसे हैं जिन पर हमें दिखाई दे रहा है कितना +2। ठीक है, ये 3 आयरन यहाँ पर है, इन पे इस पे +2 है, बाहर वाले पे कितना +3 हमें यहाँ पर दिखाई दिया। तो यहाँ पर हमने नोट किया, एक पे 3 है तो 4 पे कितना होगा, एक पे 2 है तो 3 पे कितना होगा, ये हो गया अपने पास में 12, ये हो गया अपने पास में 6, तो ये हो गया अपने पास में 18। तो बच्चों ये तो अपने पास हुआ 18, आवेश का मान कितना है कुल यहाँ पर 18 है। अब मैं यहाँ पर औसत निकाल देता हूँ। 18 अपने पास में आवेश है, कुल कितने परमाणु पर है बच्चों, कुल कितने परमाणु पर है, परमाणु थे अपने पास 4, यहाँ पर आयरन 3, तो 4 और 3 7, ये मुझे मिला यहाँ पर इनका एवरेज ए का मान मुझे यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि अंदर वाले आयरन पर चार्ज कितना है, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कितना +2 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बच्चों इसके बाद जो काउंटर आयन है जो इसके आवेश को बैलेंस करता है, इस पे कितना है, इस पे हमें +3 दिखाई दिया। कहने का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर 18/7 तो एवरेज मिला मुझे। केंद्रीय आयन पर +2 है, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कितना +3 बाहर काउंटर वाले आयरन पर। तो यहाँ पर एबीसी पे हमने आवेश का मान निकाल लिया है, और प्रश्न का हमने आंसर टिक कर दिया है कि यहाँ पर आंसर जो मुझे मिलेगा प्राप्त होगा यहाँ पर सी प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों में यहाँ पर सी आंसर प्राप्त हो चुका है। तो नेक्स्ट नंबर का प्रश्न पे आते हैं। निम्न का अवलोकन कीजिए, यहाँ पर मुझे संकुल दे रखे हैं और मुझे यहाँ पर समन्वय संख्या इनकी ज्ञात करनी है। तो आइए बच्चों यहाँ पर हम समन्वय संख्या संकुल की ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए में देखिए ध्यान से, कॉपर धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन बन चुका है। कॉपर ने 2 एकल तंतु जो लिगेंड है Cl उससे बंध बना रखा है, मात्र 2 ही Cl अपने पास में। तो यहाँ पर धातु और लिगेंड के बीच में कुल मिलाकर 2 ही उप सहसंयोजक बंध बनेंगे, अतः इसकी जो समन्वय संख्या बच्चों वो हो जाती कितनी 2। तो भाई इसको हम मैच कर देते हैं फर्स्ट को 4 के साथ में। NaCO4 निकिल यहाँ पर धातु परमाणु है, CO यहाँ पर एकल दंतुक है, और एकल दंतुक भी कितने हैं बच्चों 4 है, अतः निकिल और CO के बीच में 4 उपसर्जक बंध बनेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 को मैच किया 3 के साथ में। वो जो प्लेटिनम यहाँ पर बन जाता है केंद्रीय धातु आयन, इसमें +2 आवेश मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर Cl एकल दंतुक है, और एकल दंतुक कितने यहाँ पर 6 में दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि धातु आयन और Cl के बीच में कुल मिलाकर 6 उपसर्जक बंध बनेंगे, अतः 3 को मैच किया हमने बच्चों 1 के साथ में। बच्चों यहाँ पर निकिल हमें दिया जा रहा है, निकिल पर हम देखते हैं कि अमोनिया यहाँ पर कितने बच्चों 6 हमें दिखाई दे रहे हैं। अमोनिया बच्चों यहाँ पर 6 है, अतः बोल सकते हैं कि निकिल +2 जो आयन धातु आयन है उसके साथ में एकल दंतुक लिगेंड अमोनिया जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 6 बंध बनाता है, अतः 4 को भी हम बच्चों यहाँ पर मैच करेंगे 1 के साथ में। ओके, तो भाई ऐसा विकल्प हमें यहाँ पर मिला। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट के साथ में हमने मैच किया बच्चों इसको 4 को, फर्स्ट के साथ में 4 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हमें फर्स्ट के साथ में 4
बी के साथ में थर्ड और 4 के साथ में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, COD। अच्छा, यहाँ पर विकल्प थोड़े चेंज किए हुए हैं, इसको आप एक काम कीजिएगा, इसको A फॉर एप्पल कर लीजिएगा, इसको B फॉर बॉय कर लीजिएगा, C फॉर किड, D फॉर डॉग। ओके, तो यहाँ पर अब आप उसको मैच करके बता सकते हैं। A में कितना आया बच्चों, 4 आया। ओके, B में कितना आया, थर्ड आया क्या, थर्ड आ चुका है, राइट। C में कितना आया, C में यहाँ पर हम देखते हैं 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। D में कितना आ रहा है बच्चों, 1 हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार से अपने प्रश्न का आंसर हमें फाइनल प्राप्त हुआ, 3 यहाँ पर मिल जाता है। ये भी 3 कर लीजिएगा या C चलने दीजिएगा। सारे लिगेंड्स होते हैं, जो जितने भी लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स की परिभाषा क्या है कि ऐसे स्पीशीज जो धातु परमाणु हुए आयन को लोन पेयर प्रदान करती है, वो कहलाती है बच्चों लिगेंड कहलाती है। हाँ, ये कंडीशन अलग है कि वहां पर कुछ लिगेंड्स धातु से भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन उनका काम क्या होगा, पहले उनका काम होगा लोन पेयर देना, ये इलेक्ट्रॉन देना। और बच्चों लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन देता है वही तो लुईस क्षार कहलाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने भी लिगेंड है वो पहले लोन पेयर देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे धातु आयन को, इसलिए वो लुईस क्षार कहलाने का हक रखते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर जितने भी लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स वो क्या होते हैं बच्चों, वो हमेशा लुईस क्षार होंगे। यदि वो लुईस क्षार नहीं है, इलेक्ट्रॉन दान नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन वो दाता नहीं है तो वो लिगेंड्स नहीं कहलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने प्रश्न का आंसर टिक कर दिया है, फाइनली यहाँ पर बी आंसर आ जाना चाहिए। तो लुईस क्षार होते हैं सभी लिगेंड्स। निम्न लिगेंड में से कौन सा लिगेंड्स किलेट लिगेंड नहीं है। तो जो किलेट लिगेंड की हम बात कर रहे थे, हमने पढ़ा है कि किलेट लिगेंड का मीनिंग क्या हुआ, ऐसे बहुदंतुक लिगेंड्स जो धातु आयन को जब लोन पेयर देते हैं तो धातु आयन और लिगेंड्स के परमाणु के मध्य एक रिंग बनती है, जिसे बच्चों हम किलेट रिंग के नाम से जानते हैं। और इस रिंग के निर्माण से संकुल को स्थायित्व प्रदान हो जाता है। तो हमें स्थायित्व प्रदान करना है तो हमें यहाँ पर रिंग को देखना होगा। तो जैसा कि हमने बोला, जितने भी बहुदंतुक लिगेंड्स होते हैं वो सब धातु आयन के साथ में क्या करेंगे बच्चों, किलेट रिंग का निर्माण करते हैं। यदि वो एकल दंतुक है तो कभी भी वहां पर किलेट रिंग नहीं बनेगी। देखिए, देखते हैं यहाँ पर पूछ रहा है कि किलेट लिगेंड नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं का पता करना है। तो यहाँ पर पता चला कि एडीटी क्या होता है बच्चों, ये बहुदंतुक है, और यदि ये बहुदंतुक है तो यहाँ पर ये किलेट रिंग का निर्माण करेगा धातु आयन के साथ में। एथाइलिन, डाइमीन, बच्चों ये भी मुझे दिखाई देता है कैसा, ये भी होता है बहुदंतुक है, और ये भी बहुदंतुक होगा तो ये भी किलेट रिंग बनाएगा धातु परमाणु या आयन के साथ में। ऑक्सीडेटो भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बहुदंतुक है, और जो बहुदंतुक होगा वो किलेट रिंग हमेशा बनाएगा धातु परमाणु या आयन के साथ में। पिरिडीन की बच्चों बात करें, पिरिडीन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, C5H5N। ठीक है, हम इसको कुछ इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर पिरिडिन को इस प्रकार से भी नोट किया। बच्चों ये जो पिरिडिन है ये मात्र एक ही लोन पेयर देता है, किसको, धातु आयन को। अतः ये एकल दंतुक है। यदि एकल दंतुक होगा तो धातु और लिगेंड के मध्य किसी भी वलय का निर्माण वहां पर नहीं हो पाता है। अतः ये कभी भी किलेट वलय का निर्माण कभी भी नहीं करेगा। अतः इस प्रश्न का आंसर मिलेगा मुझे कि जो एकल दंतुक है, जो बहुदंतुक नहीं है, वो कभी भी किलेट रिंग का निर्माण कभी भी नहीं कर सकता है। आंसर मिलेगा मुझे यहाँ पर पिरिडीन। ओके, आंसर डी हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हुआ बच्चों अपने पास आंसर नंबर डी। नेक्स्ट में पाते हैं हम आगे आ गए क्या भाई, काफी पीछे आई वापस, यहां तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं। केंद्रीय धातु आयन से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ने वाले लिगेंड की कुल संख्या को कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ये प्रश्न थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया था, उसी प्रकार का प्रश्न दिया जा रहा है कि हमारे पास बच्चों केंद्रीय धातु आयन या परमाणु है और से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ने वाले लिगेंड की कुल संख्या को क्या कहते हैं। यहाँ पर हमने लिगेंड L 2 3 4 ऐसे हमने यहाँ पर जोड़ रखे हैं इसके साथ में। यदि हम इनके उप सहसंयोजक बंध की संख्या को जोड़ लेते हैं
तो यहाँ पर कहलाती है बच्चों क्या, वो समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखा हमने कुल उप सह संयोजक बंध की संख्या कहां पर, धातु आयन व लिगेंड्स के मध्य। लिखा है परिभाषा हमने ऐसी, तो क्या बोलते हैं हम, तो बोलते हैं बच्चों यहां पर हम समन्वय संख्या, या इंग्लिश में बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आंसर में मिला फाइनल, हम आंसर बोल सकते हैं कि यहां पर हमें आंसर मिल जाता है, कहां पर है भाई, धातु आयन की समन्वय संख्या, उसको हम कहते हैं। आंसर सी मुझे यहां पर प्राप्त हो जाएगा इस प्रश्न का। और जो प्रश्न नंबर 14 पे हम एंट्री करते हैं, निम्न में से ऐसे कौन से स्पीशीज है जो लिगेंड्स की तरह व्यवहार यहां पर नहीं करती है, जो लिगेंड्स है ही नहीं, मतलब जो लोन पेयर देती नहीं है, या जिसके पास लोन पेयर ही नहीं है, वो क्या होगा बच्चों, लिगेंड्स नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर हम प्रारंभ करें तो देखिए पिरिडीन आपके पास में, पिरिडीन के पास तो एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है, तो ये तो लोन पेयर दे सकता है, मतलब ये लिगेंड्स होगा। बच्चों NO प्लस की बात करें तो NO प्लस के पास भी हमें यहाँ पे एक लोन पेयर दिखाई देता है, अतः ये भी एक लोन पेयर दे सकता है धातु आयन को, नाम पता इसका बच्चों नाइट्रोसोनियम, अतः ये भी लिगेंड्स होगा। ठीक है, तो जब हम अमोनियम आयन की बात करें तो अमोनियम आयन को ध्यान से देखते हैं, तो अमोनियम आयन में मुझे कहीं पर भी एक भी लोन पेयर दिखाई नहीं देगा। धातु आयन ऐसे कैसे रखा हुआ है, इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बन पा रहा है, उपसर्जक बंध नहीं बन पा रहा है, अतः अमोनियम आयन के पास में लोन पेयर नहीं है, अतः वो लिगेंड की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिगेंड की तरह कभी भी बच्चों व्यवहार कभी भी वो नहीं करता है। हमने बोला कि यह लिगेंड नहीं है, यह लिगेंड नहीं है। याद रखेंगे क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, इसके पास लोन पेयर नहीं है। हमारा आंसर कंप्लीट हुआ कि यहां पर अमोनियम आयन लोन पेयर नहीं रखता है, इसे लिगेंड की श्रेणी में नहीं आएगा, और आंसर मुझे मिल जाएगा कि यहां पर फर्स्ट ऑप्शन यहां पर लिगेंड की तरह काम नहीं करता है, आंसर ए। बच्चों बात करें हम ग्लाइसिनेटो की, बात करें यहां पर ग्लाइसिनेटो के बारे में मुझे यहां पर बताना होगा कि इसके बारे में कौन कौन सी चीजें सही है, कौन कौन सी चीजें गलत है। सबसे पहले बच्चों यहां पर हम ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला लिख सकते हैं, CH2, क्या लिखा था हमने, C डबल बॉन्ड O माइनस NH2, ऐसा कुछ लिखा था। ये धातु आयन को लोन पे दे रहे हैं, यहां से बहुत मोटा बॉन्ड बन चुका है, थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ओके, ये अब हमने इसको ऐसा बनाया, कहां जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, धातु आयन के पास जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये अपने पास में ग्लाइसिनेटो है, ये वाला पार्ट। तो बच्चों ये ग्लाइसिनेटो अपने पास में है, यहां पर देखिए क्या ये क्लेटरिंग बना रहा है क्या, तो आपने आंसर कहा कि हाँ सर बना रहा है। ठीक है, बनाता है नहीं बनाता, बना रहा है भाई। कहां से बना रहा है कि धातु आयन और लिगेंड्स के बीच में क्लेटरिंग यहां पर बनते हुए हमें दिखाई दे रही है। कितने मेंबर इस रिंग के अंदर, इस रिंग में यदि मैं मेंबर को गिनता हूं तो मुझे मिलेंगे मेंबर कितने, 1 2 3 4 5। बच्चों 5 मेंबर की यहां पर एक रिंग बन रही है बीच में, अतः क्लेट रिंग बनाने वाला लिगेंड है। तो ये हमें पसंद आया, एकदम राइट है। क्या ये द्विदंतुक लिगेंड है, एकदम राइट है बच्चों। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर ये 2 बंध बनाता है, 2 लोन पे देता है, किसको, धातु आयन को देता है, अतः ये द्विदंतुक लिगेंड होता है। 2 तथा सिरे N तथा O वाला होता है। क्या यहाँ पर दाता परमाणु N है या O है, हमने देखा कि यहाँ पर दाता परमाणु बच्चों यहाँ पर कौन दिख रहा है मुझे, नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर O दिखाई दे रहा है। तो ये भी मुझे यहाँ पर सही दिखाई दिया, इसके संदर्भ में मुझे सभी पॉइंट यहाँ पर राइट दिखाई दे रहे हैं। अतः इस प्रश्न का आंसर बच्चों यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फाइनली क्या, फाइनली हम यहाँ पर टिक कर देंगे 4 टिक कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 टिक कर दिया है। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा बच्चों, डी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हुआ बच्चों ग्लाइसिनेटो के बारे में इंफॉर्मेशन। हम आते हैं प्रश्न नंबर 16 में, ट्राइफेनिल फॉस्फीन।
बच्चों ये भी एक लिगेंड है, उदासीन लिगेंड इसको हम बोलते हैं। ट्राइफेनिल फॉस्फीन को यदि हम लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये अपने पास है लोन पेयर है C6H63। बच्चों ये हुआ अपने पास में ट्राइफेनिल फॉस्फेन। मैं इसको कुछ अलग प्रकार से भी लिख सकता हूं, जैसे कि ये फॉस्फोरस है, मुझे यहां पर 3 बेंजीन के बले जोड़ने इसके साथ में। वन, 2 और ये 3। ठीक है, ये आपने लिखा और आपने लिखा इसको इस प्रकार से। तो बच्चों देखिए यहां पर ये कह रहा है कि जो आपने बनाया है ट्राइफेनिल फॉस्फेन, ये किस प्रकार का लिगेंड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो भाई यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक लोन पेयर दे सकता है, तो एकल दंतुक है, हमने बोला ये एकल दंतुक है। क्या ये किलेट विलय बना सकता है? क्या किलेट विलय ये नहीं बना सकता है। इस पर कोई आवेश दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा भाई। ये उदासीन लिगेंड है। ये होता है बच्चों कैसा? उदासीन प्रवृत्ति का है, उदासीन ये लिगेंड होता है। ओके, तो बच्चों ये उदासीन लिगेंड है। तो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं विकल्प इसके, उदासीन है एवं दंतुक लिगेंड है। उदासीन है, त्रिदंतुक है नहीं, एक ऋणात्मक नहीं है, त्रिऋणात्मक ये भी ऋणात्मक नहीं है। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे, उदासीन एवं एक दंतुक, यहाँ पर लिख देंगे आप एक दंतुक लिगेंड है। तो ये बच्चों ये विकल्प यहाँ पर अपना एकदम सही हो जाएगा कि उदासीन होता है और ये एक दंतुक लिगेंड होता है। त्रिदंतुक अभी दिखाई नहीं दिया हमें, ऋणात्मक तो होता ही नहीं है। तो इस प्रश्न का बच्चों फाइनल आंसर जाना चाहिए ए, यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर टिक कर दिया। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा बच्चों? फाइनल ए हमें प्राप्त हो जाता है। 17 नंबर के प्रश्न पर हम आ चुके हैं। डाई एथिलीन ट्राइएमीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। तो पहले हमें यहाँ पर इस उदासीन लिगेंड का एक बार यहाँ पर सूत्र नोट कर लेना चाहिए। डाई एथिलीन ट्राइमीन का NH, ओके, NH के बाद में थोड़ी सी पेंटिंग कर देते हैं, रंग बिरंगा कर देते हैं इसको हम। NH CH2 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 CH2, ओके। और यहां पर हम आगे आते हैं NH2 ध्यान से देखिएगा, शोर मत कीजिएगा, है ना, ध्यान समझेना प्रश्न को। यह अब हमने इस टाइप से बना दिया है। तो यहां पर बच्चों हम देखते हैं कि यहां पर ये हमने बनाया डाई एथिलीन ट्राइमीन, जो यहां पर धातु आयन को इस प्रकार से लोन पेयर देता है। चलिए फोटो तैयार हो चुका है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या ये किलेटी कारक है? क्या ये किलेट रिंग बनाता है बच्चों? एक रिंग यहां बन रही है, एक रिंग यहां बन रही है, तो ये किलेट वलय बना सकता है। सममिति लिगेंड है। सममिति लिगेंड का मीनिंग क्या हुआ कि यदि मैं इसको यहां से देखता हूं, यदि मैं इसको बीच में से कट करता हूं, तो क्या बराबर भागों में बंट सकता है? क्या हमने बोला कि हाँ, यह बराबर भागों में बंट सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिसको हम बीच में तोड़ूंगा मैं, तो NH के 2 पार्ट होंगे बराबर, इधर भी वही पार्ट सेम है, उधर भी वही पार्ट सेम है, तो सममिति लिगेंड यहाँ पर है। तो ये भी मुझे यहाँ पर राइट दिखाई दिया। त्रिदंतुक है क्या? हाँ भाई त्रिदंतुक है, 1 2 3 यहाँ पर लोन पेयर आ रहे हैं, तो ये त्रिदंतुक होगा। अतः इस प्रश्न का आंसर बच्चों क्या होगा? फाइनली सभी मुझे राइट दिखाई दिया। इसलिए हम यहाँ पर डाइएथिलीन ट्राइमीन के संदर्भ में सभी कथन को सत्य मानेंगे। अतः यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों कौन सा? DMA प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट में आप आते हैं, निम्न में से किलेटी कारक नहीं है। ऐसा कौन सा लिगेंड है बच्चों जो किलेट वलय का निर्माण यहाँ पर नहीं करता है? तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के बारे में। बच्चों हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन का हमने फॉर्मूला नोट किया, कुछ इस प्रकार से होता है। यहां से इधर गए, यहां से इधर आए, धातु आयन अपने पास में इस प्रकार रखा हुआ है। बच्चों यहां पर हमने देखा कि जब हाइड्रोजन धातु आयन के साथ में बनाता है बंध, तो इसकी वलय में होते हैं कितने परमाणु? 1 2 3 नाइट्रोजन। H तो बाहर की तरफ होते हैं, ये रिंग में नहीं आते हैं। ओके,
तो बच्चों यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से बना दिया है। थोड़ा इसको मैं व्यवस्थित कर लेता हूं एक बार ताकि हमें समझ में आ जाए। ओके, ओके, तो बच्चों यहाँ पर इसकी वलय में 3 परमाणु हैं। बच्चों यहाँ पर 3 परमाणु हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 बंध दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि बच्चों यहाँ पर 3 बंध पास पास है, तो इनमें क्या होता है बच्चों, बंध युग्म प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है। और बच्चों यदि प्रतिकर्षण प्रारंभ होगा तो इस प्रकार से जो वलय बनाई है हमने, ये हो जाता है अस्थायी। ये वलय क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पर अस्थायी हो जाती है। अतः 3 सदस्यों वाली किलेट वलय कभी भी स्थायी नहीं होती है। अतः इस हाइड्रोजन के पास में 2 लोन पेयर होने के बाद भी इसको स्थायी रहने के लिए मात्र एक ही लोन पेयर देना होगा। किसको, धातु आयन को। ये 2 नहीं दे सकता है, 2 देता है तो ये स्थायी अवस्था में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहां पर बॉन्ड पेयर मतलब बंध युग्म के बीच में प्रतिकर्षण का मान बढ़ने लगता है। अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है बच्चों, ये अब हो चुका है स्थायी और यहाँ पर किलेट रिंग अब नहीं बनेगी। तो 3 सदस्य वाली यहाँ पर किलेट रिंग नहीं बनती है। अतः हम बोल सकते हैं कि हमारे जो हाइड्रोजन है वो किलेट वलय बना सकता था, लेकिन अपने आप को अस्थायी करने की वजह से बच्चों वो क्या करता है, किलेट वलय नहीं बनाता है, वो सिंगल बॉन्ड बनाकर खुश रहता है। कुछ हम आगे बात करें यहाँ पर ऑक्सीडेटो, अभी हमने देखा था ऑक्सीडेटो एक बहुधंतुक है, ये बना सकता है किलेट वलय। ग्लाइसिनेटो भी एक बहुधंतुक है, ये भी यहाँ पर बना सकता है, किलेट रिंग बना सकता है। यहाँ पर एथिलीन डायमीन, ये भी बहुधंतुक लिगेंड है, और सभी बहुधंतुक लिगेंड यहाँ पर आसानी से किलेट वलय बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अतः हमारे प्रश्न का आंसर हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो कभी भी किलेट वलय का निर्माण नहीं कर सकता है। आंसर हमें मिल जाएगा बच्चों ए। निम्न में से कौन सी स्पीशीज अपेक्षात्मक रूप से लिगेंड नहीं है। मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कौन लिगेंड नहीं है भाई, जिसके पास लोन पेयर नहीं है या लोन पेयर है फिर वो दान करना नहीं चाहता है तो वो लिगेंड नहीं कहलाएगा। भाई आपने देखा, ये तो अपने पास नाइट्रोसोनियम दिख रहा है, हमें नाइट्रोसोनियम लोन पेयर दे सकता है, लिगेंड होगा। अमोनियम आयन में लोन पेयर नहीं है। अच्छा, जब लोन पेयर नहीं है तो क्या दान देगा, कुछ नहीं दान देगा। अतः लिगेंड नहीं है, अतः इसको लिगेंड की श्रेणी में हम शामिल नहीं करते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजीनियम लोन पे रखता है तो दान नहीं देगा। नाइट्रोनियम लोन पे रखता है, दान देगा। तो जो यहाँ हमें 3 तो लोन पे दिख रहे हैं, लेकिन अमोनियम यहाँ पर लोन पे नहीं दिखा। अतः इस प्रश्न का बच्चों आंसर मुझे मिलेगा, फाइनली बी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों 19 के बाद में हमने यहाँ पर इस लेसन को फिनिश कर दिया है, लेक्चर नंबर 2 को फिनिश कर दिया है। लेक्चर नंबर 3 आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, तो लेक्चर नंबर 2 तक आप अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट रखेंगे। जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ में। थैंक यू।